अभी मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी मौजूद है। तो एक सवाल फिर बनया कि डॉक्टर साहब अपनी पेरेंटिंग वाले सेमिनार में बार बार जिक्र करते हैं कि बच्चों के सारों विकास के लिए जो विकास हो उसका शुरू का जन्म से लेकर आखिरी तक का किस तरीके तो है, तो उसमें एक जिक्र कराया करा कि भाई बच्चे ना जो है नवजात शिशु को लगा ले, फिर बड़ा होता जाओ बच्चे 5-6 साल का, उसने भाई रेता माटी में खिलाओ, मिट्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी शिमला में हाँ एडे मिट्टी कड़ी दिखने नहीं लग रही डॉक्टर साहब, रेता कड़ी दिखने लग रहा है, एडा तो चाह के भी नहीं खिला पाऊँ, कड़े तो लाऊंगे रेता मिट्टी। देखो मैंने जो बात कही है अजय भाई, वह बात कही है भारत के लोगों के लिए। शहर असल में लोगों के रहने की जगह नहीं है, रियल में शहर हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। शहर हमारी जरूरत बने थे अल्टीमेटली ट्रेडिंग के लिए, व्यापार करने के लिए। व्यापार का मतलब ये हुआ कि मान लो आप गांव में उत्पादन करते हो और लगभग सब चीजों का उत्पादन गांव में होता है। जब सभी चीजों का उत्पादन गांव में हो रहा है तो फिर गांव की जरूरतें पूरी हो गई गांव से, लेकिन कुछ ना कुछ उत्पादन सरप्लस होगा। कहीं दालें ज्यादा हो जाएंगी, कहीं अनाज ज्यादा हो जाएगा, कहीं कोई चीज ज्यादा हो जाएगी। तो जब सभी गांवों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, भारत की जब जरूरत पूरी हो जाएगी, उसको बाहर भेजने के लिए ट्रेडिंग के चक्कर में शहरों का निर्माण किया गया था, नगरों का निर्माण किया गया था जी। तो वहां रहने वाला कोई पर्पस नहीं था। फिर भी वहां जितने लोग, जितनी जरूरत रहती थी उसके हिसाब से खूब खुली जगह छोड़ी गई थी। तो इन षड्यंत्रकारियों ने क्या खेल खेला कि उस जगह को भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में तब्दील कर दिया और उस पूरे खाली जगह को मतलब ऐसा शो किया कि जो पूरे भारत से सारी आमदनी है वो तो इकट्ठी हो रही है गांव के आदमी से, चाहे सेल टैक्स है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे जीएसटी है, वो सारा इकट्ठा तो हो रहा है गांव के आदमी से। लेकिन 80% अगर वहां से इकट्ठा हो रहा है तो इकट्ठा होने के बाद 80% खर्च हो रहा है शहर में, क्योंकि शहर को ही ये बढ़ावा देना चाहते हैं और गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये जो शहर है वैसे ये टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जो शिमला है और या शिमला, ये दूसरे पहाड़ी जो हैं, और इवन जो अगर दूसरे शहरों की भी बात की जाए ना तो वहां भी लोग घूमने ही आते थे जी। कभी तीज त्योहार पे कोई और बात हो गई तो उस पे वो केवल अपना घूमने की प्रक्रिया से कि चलो कुछ खा पी आएंगे, और मतलब वो हमारे जीवन शैली का हिस्सा नहीं है। शहर को मैं हमेशा नर्क बोलता हूँ। और फिर यहाँ की जो नेचुरल जो आबादी है जो यहीं की है वो तो बहुत थोड़ी है। ये शहर 10,000 लोगों के लिए बसाया गया था। अभी इस शहर में अगर टूरिस्ट समेत और जो बाहर से जो माइग्रेशन चल रहा है उसको अगर टोटल कर दिया जाए, शिमला क्षेत्र में जो लोग आते हैं, पार्लियामेंट के क्षेत्र में, वो कई लाख लोग आते हैं। तो कहाँ तो 10,000 की आबादी और कहीं लाखों में। आप समझ सकते हैं कि आपको वैसे ही कमी पड़ने वाली है। तो मैं जो मिट्टी की बात कर रहा हूँ वो नवजात शिशुओं की और भारत के लोगों की कर रहा हूँ जी। और शहर भारत का हिस्सा नहीं है, ये आपको बहुत स्पष्ट होगा आने वाली वीडियोस में। हाँ। भारत केवल गांव में है। जो जल, जंगल, जमीन और जानवर पे आधारित जिसकी अर्थव्यवस्था है, हाँ। केवल वही भारत है। अच्छा, भारत वो नहीं, मतलब जहाँ जल जंगल और जमीन होगी वहाँ मिट्टी अपना आप होगी। हाँ, जहाँ अपनी व्यवस्था है वो हाँ, भारत है। हाँ, ये अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर है। हाँ, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स आपने दिखाई ये सारी हाँ, बिल्डिंग्स अंग्रेजों की बसाई है। अच्छा, ये जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये आगे जाके माल रोड पे चढ़ेगा। हाँ, स्कैंडल पॉइंट के बाद। हाँ, वो माल रोड अंग्रेजों का कंट्रोल पॉइंट होता था जी। वो राज करने का पॉइंट होता था। वहाँ तो डॉग्स और इंडियंस को अलाउड भी नहीं था जाना। भारत के लोगों को वहाँ जाना अलाउड नहीं था जी। तो ये भारत का हिस्सा रहा ही नहीं कभी। ओके, इंडियंस को वो बाहर का आदमी बोलते थे, ये उनका एरिया था। तो यहाँ ये जो शहर है असल में ये कंट्रोल सेंटर हैं। यहीं पर आपको पुलिस के थाने मिलेंगे, जो कंट्रोल करने के लिए जो भी छावनियां बनती हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई छावनियां हैं और वही एज इट इज चल रही हैं। अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस आज तक चल रही है, अंग्रेजों का बनाया हुआ आईपीसी आज तक चल रहा है। नाम बदल देने से, बीएनएस कर देने से वो भारत का थोड़ी हो जाएगा। उसको भारत के लोगों ने अप्रूव नहीं किया है, ना ही उसके ऊपर चर्चा हुई है, ना भारत के लोगों से पूछा गया है। तो जो भारत के लोगों से पूछा ही नहीं है और जो भारत के लोगों ने बनाया ही नहीं है वो भारत का कहां से हो गया? तो ये भारत का नहीं हिस्सा है। तो मैं भारत के लोगों की बात करता हूं और
देखो ये आपको यहाँ से भी दूर से देखोगे तो ये भी तो पहाड़ नजर आ रहा है, पर जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ भी यही भीड़ भड़ाका मिलेगा। अभी ये रहने लायक शहर नहीं बचा है। ये शहर अब आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ये बिल्डिंग्स जो नज़दीक में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं ना, हाँ। अभी आपने अगर सुना हो तो कुछ दिन पहले एक क्या नाम बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई थी और उसमें कई मजदूर दब के मर गए थे। तो ये प्रोसेस यहाँ अब जारी है, भूस्खलन होता रहता है, ज़मीन नीचे धंस जाती है और पानी के लिए जितनी बोरिंग यहाँ हो चुकी है, पानी की जितनी यहाँ ज़रूरत है, आप मई जून के महीने में आओगे तो यहाँ आपको पानी नहीं मिलता है। हाँ। मतलब होटल्स में ना, जब यहाँ होटल वाले जैसे अभी रास्ते में मिलोगे ना तो वो कार्ड लेके खड़े होता है, होटल होटल होटल। तो जब वो आप जून में आओगे तो वहाँ होटल की स्पेसिफिकेशन में बताएंगे जी आपको पानी भी मिलेगा। हमको पानी मिलेगा, हाँ जी, नहाने के लिए भी मिलेगा। मतलब उस वक्त नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है, यहाँ टैंकर से सप्लाई होती है। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर होने लग जाए, इसका मतलब है वहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं वहाँ नहीं हैं, तो वहाँ लोगों को नहीं आना चाहिए। लेकिन असलियत में सरकार में बैठे लोग या ये बदमाश लोग क्या करते हैं, उन शहरों पे और ज़्यादा प्रेशर डालते रहते हैं, और ज़्यादा प्रेशर डालते रहते हैं और कसूर आदमी का निकालते रहते हैं। पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं कि लोग गाँव छोड़ करके शहर में आएँ। पॉलिसी ऐसी बनाई जाएंगी, आपको गाँव में चिकित्सा नहीं मिलेगी, गाँव में आपको मतलब पढ़ाई नहीं होगी आपके बच्चे की, रोजगार के अवसर नहीं देंगे। वो व्यवस्थाएं जानबूझकर रोकेंगे कि आपके बच्चे को रोजगार गांव में ना मिले। तो जानबूझकर आपके गांव को बर्बाद करने के लिए, यानी भारत को बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र चल रहा है। तो ये शहर उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। और शहर वाले लोगों को तो मैं क्या कहूँ, शहर में कौन आया है? जो यहाँ पे पहाड़ है, वो जो शुरू में बसे थे वो अंग्रेजों के बसाए थे। हाँ। वो भारत के बसाए हुए नहीं थे। और जो अब आ रहे हैं वो अंग्रेजों के द्वारा उस पॉलिसी के द्वारा लाए जा रहे हैं। या फिर कुछ लोग मतलब ही हैं, या फिर मौका परस्त हैं हम जैसे लोग, जो गांव की समस्या से भागे और शहर में जाकर बस गए। वो समस्या से भागने वाले लोग शहरों में रहते हैं। उनको आप समस्या बता भी दोगे तो वो शायद लड़ नहीं पाएंगे। शहर का आदमी लड़ नहीं पाता है। अभी किसान आंदोलन में भी लड़ने वाले लोग गाँव के ही लोग थे, भारत के ही लोग थे। अच्छा, तो यहाँ के जो पहाड़ों में गाँव बसे हुए हैं, हाँ, तो यहाँ पहाड़ों में मिट्टी भी है जिन मिट्टी में बच्चे खेल सके? अरे खूब मिट्टी है ना। क्या पता, 3 दिन हो गया अपने तो एक मिट्टी कहीं कपड़े का लगी नहीं। कब गए आप? हाँ, यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग है। हाँ, यहाँ की मिट्टी कपड़ों को नहीं लगती है। आप यहाँ घसीट लोगे ना अपने आप को पूरा, और जैसे ही झाड़ोगे सब झड़ जाएगा। अच्छा। तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग है, इसीलिए यहाँ खेती उस बड़े लेवल पर नहीं होती है। जितनी जमीन मिलती है, समतल मिलती है, उसको हाथ से पशुओं से बैल जोत करके वो लोग खेती करते हैं। हाँ। यहाँ का मेन व्यवसाय टूरिज्म है, नौकरी है, और टूरिज्म से ही जुड़ा कोई ना कोई काम है। शुरुआत अपने पेरेंटिंग से की थी कि वो सवाल पूछा था कि जैसे कि एक बच्चे का मिट्टी में खेलना जरूरी होता है, तो जो मिट्टी अपनी साइड में है, जो राजस्थान में है, जो अपने हिसार वाले एक क्षेत्र में होगी या फिर अन्य राज्य में है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बच्चे के लिए वही काम करेगी। अरे ऑब्वियसली यार, वो तो कब का हम बोल रहे हैं, जो जहाँ पैदा हुआ है, जो जहाँ का बीज है वो वहीं उगेगा ना। अच्छा, जैसे सेब का बीज है, हाँ, वो पहाड़ के लिए बना है, आप उसको राजस्थान में जाके उगाओ, वो तो नहीं उग पाएगा ना। जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है वो यहाँ की मिट्टी, उसको यहीं की मिट्टी चाहिए, उसको पोषण यहीं की मिट्टी में मिलेगा। जो राजस्थान का है, रेगिस्तान का, वो अलग है, जो हरियाणा का है वो अलग है, जो समुद्री इलाके का रेत है वो अलग है। तो वो जहाँ का बाशिंदा है, जहाँ का बीज है, वहाँ की मिट्टी उस बीज के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आपने मिट्टी बताई, चलो आगे चलते चलते बात करेंगे। तो आपने वो मिट्टी के हिसाब से बीज बताइए कौन सा मतलब फसल कहाँ उगेगी, और उसमें यूँ भी है कि भाई हर क्षेत्र का अलग का खाना भी है। बीज जानवरों का भी तो, हाँ, बीज बच्चों का भी तो, बच्चों का हर चीज का। हाँ। तो उसमें हर क्षेत्र के साथ सब्जियां, भोजन, वो सब चीज चेंज हो जाती है। हाँ। तो फिर पढ़ाई सेम क्यों है? अरे अभी इन लोगों ने तो यही तो खराब कर रहे हैं, ये हाँ, पूरा कल्चर खराब करने क्या करेंगे, सेब भी वहां ले जा करके रख देंगे राजस्थान में। राजस्थान की मंडियों में आपको सेब मिलेगी, वहां का आदमी सेब खाएगा तो बीमार पड़ेगा। अगर आपको सेब खानी है, अगर आपको कश्मीर की सेब खानी है तो कश्मीर जाइए, वहां के मौसम में रहिए और वहां खाइए। अगर आपको यहाँ आना है और वो मौसम में, ऐसा नहीं है कि सेब हुई है अगस्त सितंबर में और आप सेब खा रहे हो फरवरी मार्च में, ये नहीं चलेगा। स्टोर किया हुआ कुछ भी आपका फायदा नहीं करेगा, टोटल नुकसान करेगा कुछ भी। तो जो सब्जी उस वक्त मौसम की है और उस इलाके की है, आपको गिर गाय का दूध पीना है तो आप गुजरात जाएंगे, वहां रहेंगे, तब पिएंगे तो आपको वो फायदा करेगा। अगर आप गिर गाय को हरियाणा ले आएंगे वो आपको फायदा नहीं, नुकसान करेगी। तो यहाँ की फल, यहाँ की सब्जियां यहीं रहकर खाएंगे तो फायदा करेंगे। यहाँ की सब्जियां कहीं और चली जाएंगी या वहां की कहीं और चली जाएंगी तो वो खराब होगा। तो अब क्या करते हैं, वो
आपकी सब्जी को कहीं और भेजते हैं, हाँ वहाँ से की सब्जी आपके यहाँ आती है। हाँ आप देखोगे आपके करनाल, हिसार, यहाँ की मंडियों में दिल्ली से सब्जी आती है। तो दिल्ली से आने वाली सब्जी कहाँ की है? वो कहीं और की है। वो वहीं की सब्जी को वहीं नहीं रहने दे रहे हैं, क्योंकि उससे आदमी बीमार होता है। मतलब हर फिर ये चीज की कनेक्शन उथल-पुथल। फार्मा कंपनी के साथ हर चीज की उथल पुथल, ऐसा है। उस उथल पुथल में जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी बढ़ता है, जैसे कि जीडीपी पे एक अलग वीडियो बन सकती है। अच्छा एक सेकंड, जो उथल पुथल चल रही है मानसा ने भी उस राज्य का उड़ते ठा गेड़ लग रहे, हाँ। सब्जियां ने भी, Exactly. फला ने भी, डांगरा ने भी, बीज ने भी, तो फिर पढ़ाई सारा सेम क्यों है? पढ़ाई भी सेम नहीं है। यहाँ की पढ़ाई यहाँ नहीं पढ़ रही है, अंग्रेजों की पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जा रही है। हाँ ठीक है ना, यहाँ की पढ़ाई नहीं हो, उथल पुथल ही तो हो रही है ये। हरियाणा में हरियाणा वाली पढ़ाई नहीं पढ़ा रही, कहीं और की पढ़ाई आ रही है। केरल में कहीं और की आ रही है, क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई और है। जैसे सब्जियों की उथल पुथल करने वाला है, वही बच्चों के दिमागों को खराब करने के लिए ये पढ़ाई इंट्रोड्यूस की गई। उस पढ़ाई को इंट्रोड्यूस करने वाले भी वही लोग हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा, उथल-पुथल। हाँ ठीक है, उथल पुथल तो ये बात है, इसका जड़ तो समझ में आ गई, भाई पढ़ाई कहीं और की अपने पढ़ने लग रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ने सब्जेक्ट अपना हरियाणा में पढ़ाए जाने लग रहे या फिर अन्य राज्य में, वो सब्जेक्ट तो सारा सेम ही है। तो यही तो गड़बड़ है ना, है? यही तो गड़बड़ है। तो मतलब पढ़ाई Same अपने चाहिए नहीं क्षेत्र ना। के हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए अपने। Obviously यार, पहाड़ के आदमी की जरूरत अलग है, तो उसको पहाड़ के जरूरत के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए उसकी। जो यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है वो बनाने की नहीं, यहाँ के पारंपरिक जो घर हैं उनको बनाना बंद कर दिया, अब सीमेंट वाले घर बनाने लग गए। मतलब यहाँ पत्थरों के घर बना करते थे, जो हाइट के बना करते थे, वहाँ कभी पंखे एसी की जरूरत नहीं थी। नए सीमेंट वाले घर यहाँ पर बन रहे हैं ना, उनमें अब एसी लगने लग गए हैं। बताओ, शिमला में एसी लगे देखे मैंने। शिमला में ऐसी, मतलब ये तो सबसे वाहियात चीज थी कि शिमला में एसी आ गया। बताओ इससे बुरा और क्या होगा। तो अभी जिस रास्ते यहाँ पे जाने लग रहे हैं, तो यहाँ पर साफ सफाई भी देखने में मिली, लेकिन यहाँ पे कचरा वगैरह फैलाया जाने लग रहा है। इस पे इसने आप किस नजरिए देखो? कई जगह लिफाफे ये अड़ंग बड़ंग खड़े हुए मिले। ये इसलिए है कि इनको प्रकृति का विनाश ही करना है, इनके मूल में है ये। आप देखोगे गांव में भी प्लास्टिक अब इतना आता है, आपको डिस्पोजल दिए जा रहे हैं, गिलास प्लास्टिक वाले ही, रोज उसमें पानी भी आपको डिस्पोजल में दिया जा रहा है। अब तो लंगर भी आपको डिस्पोजल में दिया जा रहा है। अब दूसरी चीजें भी प्लास्टिक की चीजों में दी जा रही है। तो प्लास्टिक को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो प्लास्टिक फैले चारों तरफ। गांव के चारों तरफ फैलेगा तो वो खेत में भी जाएगा, खेत में जाएगा तो वो जमीन को बंजर करेगा। और फिर ये कहेंगे हम एक ऐसे रोबोट ले आए हैं जो जमीन में से प्लास्टिक को चुगेगा। अच्छा। मतलब बाजार को बढ़ाने के लिए ही सारा कुछ चल रहा है। मतलब बीमार भी फिर वो खुद कर दो, हाँ, इलाज भी खुद ले दो। ये क्या करते हैं, आपको एक समस्या देते हैं, फिर ये बताते हैं कि ये समस्या है, फिर उसके समाधान के रूप में एक और समस्या देते हैं। अच्छा। ये समस्या का समाधान कभी नहीं देंगे। आपको पहले एक बीमारी देंगे, उसके लिए दवा देंगे, उसके और साइड इफेक्ट होंगे, उससे कोई और बीमारी होगी, उसको ठीक करने के लिए दवाई देंगे, उससे कोई और बीमारी होगी। बीमारी के समाधान के रूप में आपको दूसरी बीमारी देंगे, कभी भी आपका इलाज नहीं करेंगे। ये गेम है। अच्छा। यही जमीन के साथ हो रहा है, यही इंसान के साथ हो रहा है, यही दिमाग के साथ हो रहा है, यही समाज के साथ हो रहा है, यही राजनीति के साथ हो रहा है, यही आपके दफ्तरों के साथ हो रहा है, यही आपकी खेती के साथ हो रहा है, यही आपके परिवार के साथ हो रहा है। समस्या के समाधान के रूप में एक और समस्या। तो इनके जो रियल समाधान है ना, हाँ। जो वास्तव में ही समाधान है, जिससे कि सारी दुनिया सुखी हो उसके, खुश हो उसके, वो समाधान क्या है और वो कैसे अस्तित्व में वो आएंगे? समाधान लोकल है। जैसे यहाँ की जो समस्या है इस एरिया की, इस एरिया के लोगों को पता है, वो समाधान करेंगे, वो बताएंगे क्या होना लेकिन है। वो इस एरिया के लोग हैं, जैसे कि अपना जनता सरकार मोर्चा के साथी जो भी इस विषय पे बोलने लग रहे हैं, हाँ। लेकिन वो जुड़दे जेएसएम से इस उम्मीद से जाने लग रहे हैं कि ये कुछ आगे करेंगे भारत। ना 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 ना, यही गलती कर रहे हैं हम लोग। इसलिए तो हम लोग ठेकेदारी नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसी गांव की समस्या है, उस गांव के लोग करेंगे। अब उस गांव के लोग करने चलेंगे ना, हाँ। तो सरकार उनको रोकेगी। तो जो बाकी का जेएसएम है पूरे भारत का, हाँ। वो सरकार को रोकेगा उनसे रोकने से। अच्छा। अपना काम क्या है, पूरे भारत के जेएसएम को इकट्ठा कब होना है, जब जेएसएम के किसी हिस्से पे समाधान करने से उसको रोका जा रहा होगा, तो सारा भारत इकट्ठा होकर उसका साथ देगा। अच्छा। असल में समाधान वही करेंगे, समाधान हम नहीं करेंगे। जो टीमें बनने लग रही है जेएसएम हाँ, की, वो वही करेंगे। गांव शहर शहर, यस यस यस, जिस प्रकार हर गांव में 11 मेंबरों की एक कमेटी बनाने का हमारा विचार है। हाँ। आप अपने गांव में 11 समझे हुए, 11 छोड़िए, 12, 20, 50 समझे हुए लोग इकट्ठे होइए। हम आपको आपके गांव की हर समस्या का समाधान बताएंगे। करना वो आपने है।
मतलब वो हम कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बताएंगे, जी। बिल्कुल जो प्रैक्टिकल पॉसिबल समाधान है वो बताएंगे। स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का, एक एक चीज का टोटली A to Z आप बताइए समस्या, उसका समाधान हम आपको वहीं बताएंगे। JSM का टीम का मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं? 95 18 17 0000 पे आपको कॉल या मैसेज करना है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, वो फॉर्म भर दीजिए। क्राइटेरिया एक ही है, यदि आप अपने से पहले अपने समाज को रखने वाली इच्छा के लोग हैं, यदि आप ईमानदारी से समाज में रहना चाहते हैं, यदि आप सुख शांति से रहना चाहते हैं, दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप JSM के बेस्ट मेंबर हो। यदि आप इस JSM में आकर के मतलब किसी का लाभ उठाना चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आप JSM के लिए नहीं है। फिर आपकी राम राम से जयराम जी की आपको नहीं चाहिए। आपको अगर सत्ता में जाना है, आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है, लोगों को झूठ बोलकर भगाना है, आपके लिए JSM नहीं है। आप हाँ, हर चीज़ का जहाँ जिस चीज़ का रोल होगा वहाँ आपको रोल अदा करना है। वो रोल क्या है वो समय बताएगा। आप कितने दिन आपको JSM से जुड़े हो गए, कितना आप इसके ऊपर काम करते हैं, कितना प्रैक्टिकल आप हैं, कितना थ्योरेटिकल हैं। हाँ। और लंबा जुड़ने के बाद ही हमारा कनेक्शन बनेगा और उस कनेक्शन के बाद ही आपका रोल तय होगा। अच्छा डॉक्टर अभी साहब, कुछ लोग हैं, मैं JSM का इतने सालों से जुड़ा हूँ, आप कभी मीटिंग में तो नहीं आए, मैं तो जी नौकरी करता हूँ तो मैं जुड़ नहीं सकता। तो आपने सोशल मीडिया पे लिखा ना जी, वो भी नहीं लिखा, आपने लोगों को समझाया, टाइम नहीं मिलता जी, फिर कहें कि मेंबर हो भाई आप JSM के, फिर कैसे हो? अरे आप लोगों को, पड़ोस के लोगों को समझाइए, सोशल मीडिया पे अपने विचार शेयर कीजिए, और लोगों को जोड़िए, ट्रेनिंग में भेजिए, ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, तो आप JSM के मेंबर हैं। आप सोशल मीडिया पे भी साथ नहीं दे रहे हो और आप घर पे भी नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे मेंबर हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से कमेंट आते हैं, लेकिन एक दिन मैंने ऐसा कमेंट पढ़ा कि जैसे कि जनता सरकार मोर्चा एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें कि प्रॉपर रोजगार होगा, प्रॉपर शिक्षा होगी, प्रॉपर स्वास्थ्य होगा, तो वो बोलते हैं जितने भी जनता सरकार मोर्चा के वर्कर है, कार्यकर्ता है, सदस्य है, टीम मेंबर्स है, क्या उनके पास उनका प्रॉपर रोजगार है जिसमें कि वो उस टीम में रह कर या फिर JSM में रह करके वो अपना घर खर्चा या फिर मतलब इस तरीके का काम चलाने लग रहे हो? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर एग्जाम्पल कैसे सेट कर रहे हैं? मतलब अच्छा, हम अपना एक रोजगार करने लग जाएंगे तो फिर ये इस जागरण का काम कौन करेगा? मैं अगर अपना बिजनेस करने लग जाऊंगा तो रोज जागरण का काम कौन करेगा? हम जागरण करने वाले लोग हैं, हम आपको समाधान बता रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, एक शिक्षक होता था, शिक्षक ना पहले और कोई काम नहीं करता था, वो सिर्फ शिक्षा का देता था, उसके बदले भी पैसा नहीं मिलता था शिक्षक को। समाज उस शिक्षक की सारी जरूरतों का ख्याल रखता था, उसे जिस जिस चीज की जरूरत है समाज मिलकर प्रोवाइड करता था। अगर उसको मकान की जरूरत तो हर गांव का एक एक व्यक्ति एक एक और एक एक रुपया दे दे तो उसी से बन जाएगा। या एक से नहीं बन रहा नहीं बना, 10 ईंट दे दो, जितने लोग हैं उसके हिसाब से। तो शिक्षक का जो काम है वो शिक्षक कर रहा है, तो उसके बदले में समाज उसकी जरूरतों का ख्याल रख रहा है। वो अपना बिजनेस चलाने लग जाएगा तो फिर वो धंधा बन जाएगी शिक्षा। अच्छा, शिक्षा अगर धंधा बन जाए, राजनीति अगर धंधा बन जाए, सोशल सर्विस अगर धंधा बन जाए, हेल्थ अगर धंधा बन जाए, तो आपका सत्यानाश तय होगा। इसीलिए तो नाश हुआ पड़ा है। ये धंधा बना लिया लोगों ने, ये धंधे नहीं है। तो जागरण भी धंधा बन जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है। हम जागरण के काम पे हैं, हम कोई बिजनेस पे नहीं है, हम रोजगार करने के लिए JSM में नहीं जुड़े हुए हैं। हम समाज के लिए पहले अपनी उपयोगिता सिद्ध करेंगे, समाज को लगेगा कि इस आदमी की उपयोगिता है, तो समाज फिर उन जरूरतों का ख्याल रखेगा, वो बताएगा। अब हम पहले ही ये सोच करके आएंगे, मैं आऊंगा भाई मन ने एक गाड़ी दे दियो, एक तेल का खर्चा दे दियो, रहने की जगह दे दियो, एक खाने की दे दियो, थारा मैं JSM का प्रचार कर दूंगा। भाई जयराम जी की बात, पहले अपनी उपयोगिता तो सिद्ध करेंगे आप, तो समाज अपने आप तय कर लेगा। आप जहां से भी हो आप वहीं से अपना काम चालू कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले खेती होती थी, उसके अंदर पैदावार बहुत कम थी, लेकिन जो एक कंपनी वाले आए उन्होंने पहले एग्जाम्पल दिखाया, देखो ये खाद डालोगे तो आपकी इतने मन फसल बच जाएगी, इतने क्विंटल फसल बच जाएगी। उन्होंने एग्जाम्पल सेट कराया, तो उस एग्जाम्पल को देख के लोग उनके साथ लगे। तो जनता सरकार मोर्चा अपने हर मुद्दे पे ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल सेट करने लग रहे हैं जिससे कि जनता ये विश्वास करे कि हाँ भाई इन्होंने ये काम करके दिखा दिया, एक बार करके दिखा दिया, धंधा ना बनाया हो। बाय एजुकेशन के नाम पे हमने करके दिखा दिया। हाँ, हमने एक ऐसा सिस्टम खड़ा करके दिखाया जिसमें हर बच्चा जितने नंबर आप चाहो उतने ले सकता है।
खेती पे हमने एग्जाम्पल करके दिखाए, लोग बिना केमिकल की खेती कर रहे हैं। स्वास्थ्य में अपने लोग आयुर्वेद में, एलोपैथी में, होम्योपैथी में और ये मर्म चिकित्सा वगैरह में जुड़े हुए हैं, तो वो अपना उपयोगिता दिखा रहे हैं और समय समय पर ये दिखाए भी रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। हमने तो कई सारे चैलेंज प्रोग्राम दिए। अभी 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में अपना तो वहाँ पे तालकटोरा स्टेडियम में जो सेमिनार है, उस सेमिनार में आप शामिल होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितने बड़े लेवल पर करने जा रहे हैं। तो आगे बच के तो इस प्रोसेस में हम लगातार एग्जाम्पल सेट करते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में और एग्जाम्पल सेट करेंगे। आपको बताते भी रहेंगे कि क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है और आपके सामने कैसा मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो शिष्य कुलम का प्रोजेक्ट है वो इसी का हिस्सा है कि जब हम आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, अब चेंज अगर इतना आसान होता तो कभी का हो जाता। कोई भी बदलाव होने में 10 से 15 साल, जैसे मैंने आपको बताया 15 साल लगते हैं किसी पीढ़ी की सोच बदलने में। तो आज हम लगे हैं तो 15 साल के लिए लगे हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि हम 2 साल 3 साल में आपको बदलाव करके दिखा देंगे। 15 साल में आपको हमारे प्रयासों का बदलाव नजर आएगा। और जो आपने बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि एग्जाम्पल जो आपने कहा था, किस बात के लिए कहा था? वो जहर डाल के दिखाया, पैदावार करके दिखाई। हाँ, जो कंपनियों ने जो आपके साथ किया छल। हम सिर्फ इतना अगर आपको समझा दें, पहले की पैदावार आपने कहा पहले कम होती थी। कितनी कम होती थी, क्या आइडिया है? मान लो पहले होती थी 10 से 15 मण। हाँ। और अब होती है मान लो 40 मण। हाँ। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ। पहले 10 से 15 मण उगाने के लिए किसान का खर्चा कितना होता था? कुछ भी नहीं था, जीरो। यानी कि 10 से 15 मण जो अनाज है वो बचत है, प्योर। हाँ। अब 40 मण गेहूं, मतलब 40 मण अनाज होता है। हाँ। तो लगभग 35 या 40 मण का ही खर्चा हो जाता है। मतलब उससे हुई बीमारियों पे, उसके बीज पे, स्प्रे पे, मशीनों पे, पेट्रोल डीजल पे, फिर मजदूरी पे, सिंचाई पे, पानी पे, बिजली पे, इस पे टोटल खर्चा लगाते हैं तो 40 मण से ज्यादा खर्चा हो जाता है। यानी कि आज जो पैदावार है उसमें पैदावार से ज्यादा खर्चा हो रहा है। और उस वक्त अगर, यानी कि अगर जीरो खर्चे में आपकी पैदावार अगर मतलब प्योर प्रॉफिट है तो कौन सा रास्ता सही है ये आपको बताने की अगर जरूरत पड़े तो अगर हमें मूर्ख है जो कोई बताएगा। हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एक है ऐसी खेती जिसमें जीरो खर्चा है और एक ऐसी खेती जिसमें आमदनी से ज्यादा खर्चा है। तो आप कौन सी करना चाहोगे? इसमें भी अगर समझाना पड़ रहा है तो भाई फिर क्या बताएंगे? हम सिर्फ बता देंगे, आप कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, ये हमारे पुरखों का नॉलेज अपने पास है। जिसके पास नहीं है, जेएसएम की टीम को बुलाइए। अपने सचिन भाई हैं, खेती पे जबरदस्त एग्जाम उन्होंने काम किया हुआ है, हम आपके पास भेज देंगे, आपके गाँव में ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। तो आपने कितनी ट्रेनिंग्स कर ली है इन प्रोग्रामों पे और कितनी और करनी बाकी है जिससे कि समाज ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अच्छा, लास्ट तक कितनी होंगी ये तो परमात्मा जानता है। हमने अभी तक 39 ट्रेनिंग लेवल 1 की कर ली है और 2 ट्रेनिंग 7-7 दिन की कर ली है। एक ट्रेनिंग एजुकेशन की एडवांस हो चुकी है और एक दिन के और 2-2 घंटे के प्रोग्राम्स अगर आप देखो तो मेरे नीडर इंडिया चैनल पर ही लगभग 1500 के करीब वीडियोस हैं। उड़ा दिए थे वो छोड़ दो तो इतने सारे सिंगल कार्यक्रम हो चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि जिस झूठी व्यवस्था को आप गिराने का प्रयास या फिर उसको ध्वस्त करने के लिए लगे हुए हैं, तो वो तो ध्वस्त मान लो हो गई, तो उसके पैरेलल एक नई व्यवस्था जिसकी कि आप जिक्र करते कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उसका पूरा मॉडल जिसमें कि मतलब बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, औरत, महिलाएं, लड़कियां, सबका मतलब एक प्रॉपर इक्वल सबकी सुनवाई हो, सब सुखी रहे, खुश रहे, तो ऐसा कोई मॉडल आपके पास अभी है? पहली बात, ये मॉडल हमारे गांव के पास ऑलरेडी मौजूद है। हाँ। उसको खत्म किया जा रहा है पूरी तरह से। अच्छा। उसको खत्म होने से अगर आपने रोक लिया तो भी आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। दूसरी बात, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। लेवल 2, 3, 4 ये लेवल जब ट्रेनिंग्स के होंगे तो वहां आप इन ट्रेनिंग्स में जानेंगे कि ये कैसे करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए कोई भार रखा है सड़क के बीचों बीच, आप को लगता है कि हमें ये भार यहाँ से हटा देंगे तो आने जाने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। आप कितना ही भला सोचते हो, आप उस भार को तब तक नहीं हटा पाएंगे जब तक उसको हटाने की ताकत आप में नहीं है।
वो ताकत या तो आप खुद अर्जित कीजिए या लोग अर्जित कीजिए कि वो ताकत बन जाएं, उनकी कलेक्टिव ताकत उसको सरका दे। हाँ। तो जब तक हमारे पास निर्माण करने लायक उतने लोग नहीं हो जाएंगे तब तक हम खोज जारी रखेंगे ऐसे सच्चे लोगों की जो इस व्यवस्था को ध्वस्त करके अपनी व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, अपना स्वराज लाना चाहते हैं। वो लोग जो उस सोच के लोग हैं, हाँ। वो आए, वो आकर के पार्टिसिपेट करें और अपनी व्यवस्था अपने लेवल पर बनाना चालू करें। या जब ताकत हमें लगेगा कि अब इतनी ताकत हो गई है तो इस व्यवस्था को एक झटके में ध्वस्त कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले निर्माण करने वाले लोगों की सख्त जरूरत है। जहां जहां जो भी निर्माण करने वाला व्यक्ति आपको नजर आए, आप उनको ढूंढिए, उनको वहां लेकर के आइए, जेएसएम के साथ जोड़िए और फिर वो निर्माण वाले लोग फिर आपको व्यवस्था बना करके दिखाएंगे। लोगों का एक बड़ा शक ये है कि आप पिछले 15-20 साल से लगातार फील्ड में हैं, डेली आपकी गाड़ी चलती है, तेल फूकता है, खर्चे होते हैं, डेली के खर्चे हैं, ना आप किसी से 1 रुपये की डिमांड करते, ना आप ट्रेनिंग सेशन के रुपए लेते, ना कहीं आप जाते तो दान लेते, चंदा लेते। तो आपको फंडिंग कौन कर रहा है पीछे से? ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है या फिर जिस इल्यूमिनाती के खिलाफ आप बोलने लग रहे हो, या फिर कहीं वही तो नहीं आपको पीछे से बैक सपोर्ट करने लग रहे? आप कर कह रहे हो फिल्म वाला काम होना। एक फ़ोन आया था, बोले एक फिल्म थी, बोले लोगों के खिलाफ बोले आगे में और पाछा तो लोगों ने भड़काते रहे, पाछा नहीं बेरा पटा, वो भड़कानियाँ उन्हें का सदस्य था। कहते वो काम तो नहीं हो रहा आपका लभी। भाई देखो, हमने आपको सख्त तो वो है, देखो आप रुपया मांगते नहीं, मैंने आपको देखो ऐसा नहीं, करोड़ों रुपए आप खर्च कर चुके हैं, वो आए कहाँ से? अभी तक जो 39 ट्रेनिंग हो गई हैं, उन ट्रेनिंग्स में ट्रेनिंग का खर्चा वहां मौजूद लोगों ने ही दिया है। जो वहां पहुंच जाते हैं वो कंट्रीब्यूशन करके उन ट्रेनिंग का खर्चा निकालते हैं। और कमाल की बात यह है, एक ट्रेनिंग को छोड़कर आज तक हमारी एक भी ट्रेनिंग ऐसी नहीं बची जिसमें हमारा पैसा पूरा हुआ हो। मतलब जितना खर्चा होता, मान लो खर्चा हुआ 2 लाख रुपया, तो सारे उन्होंने मिलके पैसे इकट्ठे करे और इकट्ठे हुए 1.5 लाख, तो 50,000 का नुकसान हो गया। अब ये 50,000 का नुकसान कौन भुगते? इसको देवेंद्र भुगते या जिसने ट्रेनिंग की कॉल दी थी वो भुगते? देवेंद्र भुगतेगा, वो भी नहीं चल पाएगा। जो ट्रेनिंग की कॉल दी थी वो भुगत लेगा तो भी समस्या हो जाएगी। तो फिर हम जब इस बात को सबके सामने रखते हैं, अचानक से उन्हीं लोगों में से जो वहां मौजूद होते हैं, उन्हीं में से 5-4 साथी अपने आप खड़े होते हैं वॉलंटियरली और वो कहते हैं ये खर्चा हम बांट लेंगे। अच्छा। और वो उस खर्चे को पूरा कर देते हैं। अच्छा, ये मतलब कोई ना कोई ऐसा करता है, अपने आप उस खर्चे को पूरा कर देता है। हम मतलब जेएसएम का हमने अकाउंट नंबर दिया हुआ है। हमारे पास कुछ ऐसे साथी भी हैं जो वॉलंटरीली हर महीने हमको 1,000 रुपया 2,000 रुपया अपनी नेक कमाई से दे रहे हैं। 100 रुपए भी हर महीने दे रहे हैं। और हम कहीं जाएंगे वो दे देते हैं। अभी किताब हमने लॉन्च की है, यहाँ से भी हमको बचत होगी। फिर मेरा अपना काम जो इसका है काउंसलिंग का है, तो मैं जो अपना खर्चा है व्यक्तिगत, मेरा खर्चा जो है वो मैं अपना खुद कमाता हूँ। और जो मोर्चे का खर्चा है मोर्चे के लिए, वो मोर्चा मुझे दे देता है। मतलब मोर्चा इन द सेंस लोग दे देते हैं। मतलब लोग हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मोर्चा बनने से पहले मैं सारा का सारा खर्चा खुद अपनी जेब से करता था, पर मेरी आमदनी भी बहुत होती थी। अब मेरी एक अपॉइंटमेंट की फीस ही 1.5 लाख रुपया है, तो मुझे तो जब पैसा जब खर्च होने लगता है, मैं तो एक काउंसलिंग कर लेता हूँ और फिर उसके बाद वो खर्चा आराम से कर सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल लोगों का डॉक्टर साहब ये है कि जेएसएम से जुड़ के जो सदस्य है इन मुद्दों पे बात कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, लोगों के लिए जागरण कर रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर कि जेएसएम उनके साथ दिन रात हर 24 घंटे खड़ा मिलेगा? अगर किसी भी साथी के साथ कोई समस्या इस दौरान आती, जागरण के दौरान, तो मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में आप उनका सहयोग करने के लिए रेडी है, या फिर कोई उम्मीद बिल्कुल ही ना लगाए, कुछ भी करे जाए? पहली बात तो ये है कि जेएसएम कौन है। पहली बात तो वो खुद ही जेएसएम है बंदा। दूसरी बात ये, आपको जुड़े हुए कितने दिन हुए हैं? मान लो आप कल ही जुड़े और परसों को आपका मतलब अभी आज आपका मैसेज आ जाए कि मैं जेएसएम का जुड़ा हूँ, सदस्य हूँ, मैंने फार्म भर दिया था और आज मेरी गल न्यू होने लग रही है। मतलब कैसे? आपने किसी को जोड़ा नहीं ना। आप ट्रेनिंग में सबसे पहले आएंगे। जुड़ने का पहला ये एक कॉन्सेप्ट है, पहले आप ट्रेनिंग में आइए, वहां मौजूद लोगों से जुड़िए, उनसे व्यवहार कीजिए। वहां मौजूद लोग आपके साथ व्यवहार करके, जैसे हमारे साथ कई लोग आए, ट्रेनिंग में आए, पहली ट्रेनिंग में बंदा आया, बड़ा डेडिकेटेड, देशभक्त,
इतने सालों से मैंने आर्य समाज को फॉलो किया, मैंने राजीव भाई का मैं मतलब समर्थक, मैंने अपने मोहल्ले में ये कर दिया, एमएलए आया था मैंने ये कर दिया। बहुत अच्छी बात। 3-4 महीने बाद मेरे पास एक फोन आया, देवेंद्र भाई फलाने आदमी ने 50,000 रुपये ले रखे, दे नहीं रहा। और मैंने तो इसलिए दे दिए थे कि वो जेएसएम का मेंबर है। मैं फंस गया यार जेएसएम ने ये किसने कहा कि तुम पैसे दो, लेन देन करो तो अपने रिस्क पे करो यार। बोला ना, हमने सोचा सारे अच्छे लोग हैं तो ये भी अच्छा होगा। कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन किया उसको, फ़ोन करके मैंने बोला कि भाई फलाने फलाने पैसे दे दे, और नहीं तो गलत बात है, नहीं तो मैं सबको बोल दूंगा कि भाई ये गलत आदमी है। सुन रहा है? हाँ जी। और जैसे ही उसने कहा कि भाई मैं दे दूंगा यार, मैं मतलब मौका चूक गया, 3-4 बार करार किया, उसने पैसे नहीं दिए। नहीं दिए तो क्या, मैंने कहा ठीक है, आज से बाद तेरा मेरा कोई लिंक नहीं, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो तेरा जी करे वो कर, लेकिन आज से मेरे साथ तेरा कोई लिंक नहीं। तो जो मेरे से जानते थे मैंने सबको बता दिया कि ये आदमी ऐसे कर रहा है, इसका व्यवहार गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं, कल को इसके साथ कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो उसके साथ वाले ही उसके साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक बात। तो मैं कौन हूँ भाई? मुझे तो जो मेरे साथ लगे हुए लोग हैं, मुझे उनका पता है कि ये सच्चे लोग हैं, उनके लिए खड़ा होना होगा। और जो जेएसएम में नहीं भी है उसके साथ भी गलत हो रहा है, उसके साथ भी हम खड़े होंगे। ठीक है। बात तो ये कि वो लोग लड़े पहले फाइट उसे शुरू करनी पड़ेगी, उसके पीछे जाकर हम खड़े होंगे। इट इज नॉट कि हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात। उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, उसकी लड़ाई उसे खुद लड़नी पड़ेगी, जिसका भी वो मसला है। ठीक है, आई बात समझ में? हम तो साथ देंगे, चाहे वो जेएसएम का मेंबर हो चाहे वो ना हो। ठीक है। तो भाई